Hello friends, I am Anil Devari with the Hindu editorials of 5th October 2020. This editorial is based on India-China border crisis which has been going on from last few months, and this editorial is very important to the aspirant of civil service and other persons who are interested to know the current situations of India-China border. And if you want to watch my previous video, please go to YouTube and search The Hindu Observers by Anil Devari. So let's start. Lost in the border crisis, political ownership. Actually ये पॉलिटिकल बॉर्डर संकट जो अभी चाइना और इंडिया के बीच आपको पता है कि कई टाइम से कन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर को लेकर। तो इसमें जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी भारत चाहे इंडिया को जो भी नुकसान हो रहा है, चाहे वो मिलिट्री तौर पर हो, तो इंडियन गवर्नमेंट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. Using the defense force as a shield may be politically profitable for the government, but it damages India. हालांकि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो बॉर्डर्स पर अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस फोर्स यानी कि सुरक्षा बलों का यूज किया जा रहा है, हालांकि वो हो सकता है पॉलिटिकली इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को फ़ायदा दे, लेकिन ये इंडिया को इसका नुकसान होगा. This article is written by Sushant Singh. Who is this person? We will know about at the end of this editorials. अक्टूबर 2017 में जो अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर, ये उस टाइम पे विदेश सचिव हुआ करते थे. तो इन्होंने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को कुछ बयान दिए थे उस टाइम पे. जो डोकलाम एक जगह है इंडिया, चाइना और भूटान के बॉर्डर के बीच, तो 73 दिनों तक वहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच कन्फ्लिक्ट रहा. तो उस टाइम पे ये विदेश सचिव हुआ करते थे. तो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे. एक वर्ड है डिपोज में होता है कुछ एविडेंस देना. तो अपने इन टू सेपरेट डिपोजिशन, एक वर्ड है डिपोजिशन से होता है बयान देना. अपने अलग अलग बयानों में इन्होंने ये कहा कि जो चाइना, इंडिया और भूटान के बॉर्डर पर जो क्राइसिस, जो इशू, जो मुद्दा है, वो चेंज उसे मतलब हम ग्राउंड लेवल पर सही कर सकते हैं. मतलब एक वर्ड है पे स्टेटस को मीन्स होता है प्रेजेंट कंडीशंस. तो हम जो वहाँ पे उस टाइम पे इंडिया चाइना और भूटान में जो इंडिया चाइना में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था डोकलाम को लेकर, तो उस टाइम पे एस जयशंकर का जो उस टाइम पे विदेश सचिव हुआ थे, तो उनका मानना था कि इस क्राइसिस को हम चेंज कर सकते हैं. मतलब जो स्थिति हमें बनी है उस स्थिति को हम चेंज कर सकते हैं. It is this aspect that transform a transgressions into a larger diplomatic and political issue, shifting the matters from the domains of the armed force into that of foreign policy. लेकिन उनका मानना था कि ये कब संभव हो सकता है. एक वर्ड है ट्रांसग्रेशन होता है अतिक्रमण, वायलेशन. कि हम जब अभी जो वायलेशन को उस टाइम पे आर्मी वहाँ मैंने इंडियन आर्मी डील कर रही थी, तो उनका मानना था कि अगर हम इस मैटर को, जिससे अभी इंडियन आर्मी डील कर रही है, उस मैटर को अगर हम मैंने पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली डील करें, तो ये सिचुएशन जल्दी से हैंडल हो सकती है. मतलब जो डोकलाम इशू है उस टाइम पे आर्मी फोर्स उसको डील कर रही थी. उनका मानना था कि अगर हम उस मैटर को, उस डोकलाम के इशू को अगर भारत सरकार के पल्ले में डाल दें कि वो इस मैटर को पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली यानी कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर इस इशू को शॉर्ट आउट करे, तो ये संभव है. आर्म फोर्स एट द कवर, यानी कि अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, सुरक्षा बलों को अपने ढाल बना रही है. 3 years later, it is now clear that China has unilaterally altered the status quo on the lines of actual controls in Ladakh over the past few months and multiple points. अब एक वर्ड यहाँ पे यार का यूनिलेटरी से एक पक्षीय, मैंने सिर्फ एक तरफ से. तो पिछले 3 सालों से ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है. चाइना क्या कर रहा है कि जो लद्दाख में LAC है, जो हमारी इंडिया और चाइना की जो वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको खुद ही अपने आप चेंज कर रही है, बिना इंडिया के से बातचीत करे. खुद ही इसको इससे चेंज करने की कोशिश कर रही है. और पिछले कुछ महीनों से चाइना लद्दाख में जो LAC है उस पर खुद ही उसे हैंडल कर रही है, बिना इंडिया से बातचीत करे हुए. कभी वहाँ कभी चाइना और इंडिया के आर्मी बीच कन्फ्लिक्ट हो जाती है वहाँ पर. एज
in Mr. Jaisankar's benchmark, it has become transformed into a larger diplomatic and political issue, but the armed forces are still fronting the issue, whether in bilateral talks or the public's communications. अब मिस्टर एस जयशंकर का मानना है, जो अभी विदेश मंत्री हैं, उनका मानना है कि जो अभी इशू इंडिया और चाइना बॉर्डर के जो संकट है, जो कन्फ्लिक्ट है, उसको लेकर जो इशू है, इस इशू को अगर हम जैसे कि अभी इंडियन आर्मी हैंडल कर रही है, जो हमारी डिफेंस फोर्स हैंडल कर रही है, अगर इसको भी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इशू बनाया जाए, न कि इसे सिर्फ आर्मी का इशू बनाया जाए कि नहीं ये तो मिलिट्री का मुद्दा है, इसे आर्मी को ही सॉर्ट हैंडल करना चाहिए, बल्कि हमें इस मुद्दे को, इंडिया चाइना बॉर्डर जो क्राइसिस चल रहा है, इस मुद्दे को हमें एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इशू बनाना चाहिए, और डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली हमें इसे हैंडल करना चाहिए, चाइना के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से या पॉलिटिकल तरीके से बातचीत करके। और ऊपर से आपको पता है कि पब्लिक कम्युनिकेशन में भी इंडियन आर्मी के ही जो बड़े ऑफिसर हैं, वही पब्लिक को जो इंडिया और चाइना के बीच जो क्राइसिस चल रहा है बॉर्डर को लेकर, उसे भी आर्मी की ऑफिसर डील कर रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट इस पर चुप बैठ रखी है। Once the matter had moved away from domains of the armed force, attention should have shifted from the military to the government as the public face of the crisis. अब एक बार ये जो मामला है इंडिया और चाइना बॉर्डर क्राइसिस का, ये एक बार आर्मी फोर्स से अगर गवर्नमेंट के प्रलय में चला जाए, गवर्नमेंट के कोर्ट में चला जाए, तो फिर गवर्नमेंट फिर इसे हैंडल करेगी, और इसे हैंडल करने में, इस क्राइसिस को हैंडल करने में पब्लिक का, गवर्नमेंट क्या करेगी, इस क्राइसिस को हैंडल करने में पब्लिक का फेस बनेगी, पब्लिक का चेहरा बनेगी, न जबकि पब्लिक का चेहरा इस क्राइसिस को हैंडल करने में, इस संकट को हैंडल करने में अब तक जो पब्लिक का जो चेहरा है वो मिलिट्री बनी है। However, that has not been the case so far, as the government has keen to shield itself from public criticism by demanding and questioning support for the armed force. एक वर्ड आता है कीन होता है इंटरेस्ट। हालांकि लेकिन अब तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा है कि जो भारत सरकार है वो इस मुद्दे को हैंडल करने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। शायद हो सकता है कि वो जो पब्लिक क्रिटिसिज्म है, पब्लिक की जो आलोचनाएं हैं कि हमारी सरकार जो इंडिया और चाइना में जो क्राइसिस चल रहा है, जो संकट, उसको हैंडल नहीं कर पा रही है, इस तरह के क्राइसिस से बचने के लिए शायद वो आर्मी फोर्स को अपने आगे खड़ी कर दे रही है, एज अ ढाल बना रही, मतलब कवच के रूप में। Tightly embarrassing the military and pushing it to the forefront of domestic public imagination is insurance policy for political leadership when it is facing severe criticism. लेकिन अब अभी क्या कर रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, क्या कर रही है, मिलिट्री को और मौजूद दे रही है, मिलिट्री को और ज़्यादा पावर दे रही है, कि ज़्यादा फ्रीडम दे रही है कि तुम खुद ही इस बॉर्डर को तुम खुद हैंडल करो इस क्राइसिस को। तो शायद हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडियन आर्मी को, हमारी जो मिलिट्री को जो पब्लिक द्वारा जो उसकी क्रिटिसाइज की जा रही है, उससे बचने के लिए इंडियन आर्मी को आगे खड़ी कर दे रही है। तो इससे बचने के लिए, अपने पब्लिक द्वारा क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, आलोचनाओं से बचने के लिए भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आर्मी को आगे से खड़ी कर दे रही है, चाहे वो पब्लिक को कम्युनिकेशन में कि मतलब चाइना और इंडिया के बीच क्या सिचुएशन, चाइना और इंडिया बॉर्डर के बीच क्या सिचुएशन है, उसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए भी आर्मी की जो ऑफिसर हैं वही पब्लिक में आकर या मीडिया में आकर बातचीत कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इसे कहीं ना कहीं एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में, इंडियन आर्मी को एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में यूज कर रही है। सिविल मिलिट्री रिलेशंस थ्योरिस्ट हैव लॉन्ग वन अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ आर्म फोर्स इन डोमेस्टिक पॉलिटिकल रोल्स इन डेमोक्रेसी, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। लेकिन जो सिविल मिलिट्री थ्योरिस्ट हैं, जो ऐसे मतलब थ्योरिस्ट, सिद्धांतवादी, जो क्या करते हैं कि सिविल और मिलिट्री के क्या रिलेशन है इसकी स्टडी करते हैं, उन्होंने चेता है कि आर्मी फोर्स का यूज जो हमारे डोमेस्टिक मामले होते हैं, जिन्हें हमें पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली हैंडल करने चाहिए, उनमें आर्मी फोर्स का यूज़ करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसलिए इन मुद्दों को हमें डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली
हैंडल करना चाहिए, खासकर तब जब क्या हो, जब क्राइसिस के टाइम पे, किसी संकट के टाइम में, जैसे अभी इंडिया चाइना बॉर्डर क्राइसिस है, तो उनका मानना है कि इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले को डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए, न कि इसे आर्मी या मिलिट्री को सामने आगे खड़ा करके इसे हैंडल करना चाहिए। Micromanagement of this type of the type we have witnessed during the Ladakh crisis, where the precise agenda and specific arguments of the Indian military delegations during the talks has been decided at the highest levels of governments in Delhi has drawn the armed force into the political debate. इसका एक हमें इस तरह के जो मुद्दे हैं, हमें लद्दाख में भी कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, जिसमें मिलिट्री को क्या कर दिया गया था कि हमारी जो दिल्ली जो गवर्नमेंट है, जो मतलब टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने पॉलिटिकल डिबेट में आर्मी को घुसा दिया था, कि पॉलिटिकल डिबेट में आर्मी को भी इंक्लूड कर दिया था, जबकि इस तरह की पॉलिटिकली और जो डिप्लोमेटिकल इशू है, इनको उन्हें डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली ही हैंडल करना चाहिए। इफ स्टार्क पॉलिटिकल डिविजन्स ओवर द इशू exacerbated, it could draw the military even deeper into the political slugfest as situations best avoided. लेकिन अगर इन इशू में अगर जो पॉलिटिकल डिवीजन है कि एक पार्टियों के बीच राजनीतिक तौर पर एक देश और दूसरे के बीच काफ़ी डिफरेंसेस है, एक गवर्नमेंट और दूसरे गवर्नमेंट के बीच काफ़ी डिफरेंसेस है, काफ़ी अंतर है, तो अगर इसमें हम मिलिट्री को भी इंक्लूड कर देंगे तो ये जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। एक यहाँ पे सल्क फेस्ट मीन्स होता है वैसे हाथापाई, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा रूइन। तो मतलब जो अगर हम जो दो सरकारों के बीच, चाहे वो इंडियन और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच पॉलिटिकली जो उनके जो स्टेट में है उनमें काफ़ी डिफरेंसेस है, लेकिन इसको हमें पॉलिटिकली ही हैंडल करना चाहिए। अगर हम इसमें अपनी आर्मी को या मिलिट्री को इंक्लूड करते हैं तो सिचुएशन और भी रूइन हो सकती है और भी बिगड़ सकती है। पीटर डी फेवर्स रिसर्च शो दैट लिंकिंग द प्रेस्टीज ऑफ मिलिट्री टू डिबेटेबल पॉलिटिकल डिसीजंस as the government has attempted carry with the potentials of reduced overall public confidence in military and increased doubt about the military's competence, truthfulness and other dimensions of the trustworthy. एक पॉलिटिकल रिसर्चर है डी फेवर, इनका मानना उन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि मिलिट्री की जो प्रेस्टीज है, मिलिट्री की जो उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसको जो डिबेटेबल्स पॉलिटिकल इशू है, जो मतलब विवादित जो राजनीतिक निर्णय है, उनमें अगर हम मिलिट्री को इंक्लूड करें तो ये कहीं ना कहीं क्या, और जो कि गवर्नमेंट अभी यही कोशिश कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी जो पब्लिक का मिलिट्री में जो कॉन्फिडेंस होता है, पब्लिक का हमारी आर्मी के प्रति जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो सकता है। साथ ही साथ उन्हें हमारी जो मिलिट्री की कॉम्पिटेंसी को लेकर, उनकी जो क्षमता है उसको लेकर, उन पर जो विश्वास है उसको लेकर ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब इनका मानना है कि अगर हम मिलिट्री को जो डिबेट जो विवादित इशू है उनमें अगर इंक्लूड करें तो ये कहीं ना कहीं उस देश की पब्लिक में, उस देश की मिलिट्री के प्रति जो उस पब्लिक का जो रिस्पेक्ट थी, जो उनकी कैपेसिटी थी, जो बिलीव करती थी, वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है, घट सकती है। की मैन मिक्स सिग्नल, मैंने इसमें ये देखते हैं, द गवर्नमेंट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स हु इज मास्टर्स एट पब्लिक कम्युनिकेशंस एंड नॉट शॉर्ट ऑफ वर्ड ऑन एनी इशू। अब जो इंडियन गवर्नमेंट जैसे कि प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं, तो हालांकि वो पब्लिक में हमारे जो मोदी जी हैं वो पब्लिक कम्युनिकेशन में मतलब काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अच्छी तरह से हैंडल कर देते हैं, लेकिन उनके पास किसी भी इशू पर हर इशू पर उनके पास शब्द होते हैं, वो हर इशू पर, हर मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो मिलिट्री इशू हो, चाहे पॉलिटिकल इशू हो, चाहे किसी भी प्रकार का इशू हो। He regularly speaks directly to the peoples either through his on radio show, by updates on social media platform, through his public speech broadcast on television channels, or
हिज एड्रेस टू द नेशन, इस तरह की जो अपने आपको वो अपने जो एक्सप्रेस अपने जो विचार है, जो थॉट हैं, वो चाहे वो रेडियो शो के माध्यम से जो मतलब मन की बात है उसके माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचाते हैं, या अपनी स्पीच को टेलीविज़न के थ्रू ब्रॉडकास्ट करके, टेलीविज़न के थ्रू प्रसारित करके भी अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचाते हैं। और साथ साथ जब कभी वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं, चाहे 15 अगस्त के टाइम पे हो, चाहे वो गांधी जयंती के टाइम पे हो, चाहे वो रिपब्लिक डे के टाइम पे हो, वो जब वो पब्लिक को एड्रेस करते हैं, पब्लिक को फेस करते हैं, तो अपने जो उनके आइडियाज़ होते हैं, जो उनके विचार हैं, उनको पब्लिक तक पहुंचाते हैं। He has been, however, conspicuous either by his silence on the borders crisis or by his labor's effort to avoid mentioning China by name. एक वर्ड यहाँ पर है conspicuous मतलब क्लियरली, स्पष्ट रूप से। अब हो सकता है कि मोदी जी अभी जो इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर क्राइसिस चल रहा है, जो सीमा को लेकर जो उनमें मतभेद चल रहा है, इसको लेकर या तो जानबूझकर या तो चुप है वो, या तो जानबूझकर चाइना का नाम नहीं ले रहे हैं, चाइना का नाम लेने से वो चुप हैं। द वन टाइम he chose to speak in details on the issue was during at the party meetings on June 19th called for the governments to discuss the violence on the India-China borders, where he said, सिर्फ एक बार उन्होंने इस मुद्दे पर जो इंडिया चाइना में जो बॉर्डर जो सीमा संकट है, इस पर इन्होंने जब उनकी 19 जून को उनकी पार्टी की मीटिंग में उन्होंने इस बात का जिक्र निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इंडिया चाइना बॉर्डर में जो वायलेंस हो रहा है उस पर हमें डिस्कस करना चाहिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि न कोई वहाँ हमारी सीमा में घुस आया है और नहीं कोई घुसा हुआ है, नहीं हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। नो वन हैज़ इंट्रूडेड एंड नॉर इज एनीवन इंट्रूडेड नॉर एनी पोस्ट बीइंग कैप्चर्ड बाय। उन्होंने जिस उस डिस्कशन में अपनी जो पार्टी मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि न तो कोई हमारे बॉर्डर में घुसा है, नहीं हमारा कोई आदमी वहाँ या हमारी कोई आर्मी किसी के कब्जे में है। हिज रादर कन्वर्टेड फॉर्मुलेशंस, एक वर्ड है कन्वर्टेड कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स, तो उन्होंने मतलब बड़े कॉम्प्लिकेटेडली उससे ये इस बात को पेश करा दैट नीडेड द एलेबोरेट ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन, जिसके लिए जरूरी है कि ऑफिशियली या आधिकारिक तौर पर क्लियरिफाई किया जाए कि आखिर मोदी जी ने जो बात कही इसका मतलब क्या था, मतलब इसे क्लियरिफाई आधिकारिक तौर पर स्पष्टीकरण इसका दिया जाए। हैंडेड द चाइनीज ऑफिशियल and argument they have gleefully used to embarrass the Indian interlocutors in the all bilateral negotiation, जिसमें इन्होंने चाइनीज अधिकारियों को यह मौका दिया कि उन्होंने एक वर्ड है ग्लीफुली मीन्स होता है बड़े हैप्पी होकर, बड़े खुश होकर। तो चाइनीज ऑफिशियल ने क्या करा कि इंडियन इंटरलॉक्टर, एक वर्ड है इंटरलॉक्टर मीन्स मध्यस्थता करने वाला, जो इंडिया और चाइना के बीच जो डिबेट है उसमें जो मध्यस्थता करेगा तो चाइनीज ऑफिशियल ने क्या करा कि इंडियन इंटरलॉक्टर का जो इंडियन जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर है या जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, इनका बड़ा मजाक उड़ाया इस बात को लेकर, कभी कि अपनी बात पर वो अड़े नहीं रहे, कभी इस बात को कहते, कभी उस बात को कह रहे। तो इस तरह से कि जो 2 कंट्रियों के बीच, इंडिया और चाइना के बीच जो द्विपक्षीय जो वार्तालाप हुई, उसमें चाइनीज अधिकारियों ने इंडियन ऑफिशियल्स का या इंडियन मिनिस्टर्स का काफ़ी मजाक उड़ाया, मतलब उन्हें काफ़ी परेशान करा। फ्रॉम दिस हिज कैबिनेट द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैज़ नॉट स्पोकन एट एनी great length about the border crisis, although he has held multiple events related to the launch of his new books, The Indian Way Strategy for Uncertain World. हालांकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो अभी एस जयशंकर है, इन्होंने अपनी कैबिनेट से कभी भी जो बॉर्डर क्राइसिस चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच, जो मतभेद चल रहे हैं सीमा को लेकर, इसके बारे में इन्होंने अपनी कैबिनेट को कभी डीपली नहीं बताया। हालांकि इन्होंने कई इवेंट लॉन्च करे, अपनी जो उनकी एक बुक आ रही है जिसका टाइटल है द इंडियन वे स्ट्रेटेजी फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड। हालांकि इस बुक को लॉन्च करने में उन्होंने कई इवेंट ऑर्गेनाइज करे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी कैबिनेट को इंडिया और चाइना के बीच
क्या सिचुएशन, इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच क्या सिचुएशन है, इसको उन्होंने अपने कैबिनेट को भी नहीं बताया इस बार डीपली। One of the defense ministers who was the first to confirm the border crisis in a news television interview delivers a carefully prepared statement in parliament on September 15। हालांकि जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने पहली बार इन्होंने कन्फर्म करा कि अब वो भी अपने टेलीविजन इंटरव्यू में बताया कि हाँ, इंडिया और चाइना के बीच जो क्राइसिस है, मतलब मतभेद चल रहे हैं, वो भी उन्होंने 15 अक्टूबर को जो पार्लियामेंट, उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में 15 सितंबर को जो बैठक हुई थी, उसमें बड़े केयरफुल ढंग से जो उन्होंने स्टेटमेंट पहले से ही तैयार करी थी कि हमें पार्लियामेंट में हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, पहले से ही तैयारी करके उन्हें बोलना था वही कहा उन्होंने, बिल्कुल सोच समझ कर केयरफुल ढंग से उन्होंने बताया। द स्टेटमेंट वॉज फैक्चुअली करेक्ट बट didn't leave anyone's betters informed at then। हालांकि स्टेटमेंट फैक्टफुली मतलब तार्किक रूप से बिल्कुल सही था, लेकिन उनमें बिल्कुल क्लियरिफिकेशन, उस स्टेटमेंट में क्लियरिफिकेशन बिल्कुल नहीं था कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। कोई अंत तक किसी की समझ नहीं आया। He took no questions from members of parliament, denying the Indian citizens an opportunity to have authoritative information and form her own view about the government's decisions making। हालांकि उन्होंने जो एमपी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनसे जो एमपी द्वारा जो क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, सवाल किए जा रहे थे, उनका बिल्कुल जवाब नहीं दिया। और साथ ही साथ जो इंडियन सिटीजन को जो ये अथॉरिटी है कि वो आखिर इंडिया और चाइना के बॉर्डर में चल क्या रहा है, इससे जो मंत्री, जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे इसकी इन्फॉर्मेशन है, इसकी जानकारी ले, इसको बताने से भी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। और गवर्नमेंट डिसीजन में जो उनका स्टेटमेंट था, सिर्फ उन्होंने वही कहा। कंपेयर दिस टू रियलिटीज इन ब्रिटिश पार्लियामेंट वेयर सम ऑफ टफेस्ट क्वेश्चंस ऑन द मोस्ट सेंसिटिव इशू आर थ्रोन एट द प्राइम मिनिस्टर्स हु हैज द आंसर्स देम एट द मेजर्स ऑफ हिज अकाउंटेबिलिटीज टू द पीपुल। हालांकि अगर हम इंडियन पार्लियामेंट को ब्रिटिश पार्लियामेंट से कंपेयर करें, जहाँ पर जो टफ क्वेश्चन होते हैं, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, वो किसी हमारे जो सेंसिटिव मुद्दों पर, जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, उन पर जो सवाल उठाए जाते हैं, उन सवालों को वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर को से पूछा जाता है कि जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या कि जो जितने भी सेंसिटिव मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो सवाल हैं, जो वहाँ की पार्लियामेंट जो सवाल खड़ी करेगी, वो सवाल सिर्फ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से पूछे जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर अगर इसका जवाब देते हैं तो एक वर्ड है अकाउंटेबिलिटी से जवाब दी, तो उन सवालों का जवाब इस बात को निर्धारित करता है कि वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की पब्लिक के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति कितनी रिस्पॉन्सिबल है, कितनी अकाउंटेबल है, कितनी जवाबदेही है, कितनी जिम्मेदार है। वो उनके आंसर्स पर डिपेंड करेगा। अगर वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो सेंसिटिव मुद्दों पर जो सवाल है, उनको अगर उनका जवाब नहीं देती है, तो ये मेजर किया जाता है, ये माना जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल भी ब्रिटिश लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। लेकिन अगर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर इन सेंसिटिव मुद्दों पर जो उठे सवालों की अच्छी तरह से जवाब देता है, कि सारे सवालों के जवाब देता है, तो ये माना जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश रीजन के प्रति काफ़ी उत्तरदायी है, काफ़ी जवाबदेही है। The presiding officials of the Rajya Sabha asked the defense ministers to brief the leaders of the opposition separately, but there has been no such briefing even 2 weeks later, and Parliament has been prorogued। एक बड़ा है प्रोरग मीन्स होता है सत्रावसान, जब सत्र क्या हो जाता है कि पूरा हो जाता है। अब जो राज्यसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा की, यानी कि जो राष्ट्रपति, हालांकि इन्होंने इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह से ये कहा कि उनकी जो अपोजिशन लीडर्स हैं, वो सूक्ष्म रूप से ब्रीफली संक्षिप्त रूप से इंडिया और चाइना के बॉर्डर में बॉर्डर की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, इसको जानना चाह रहे हैं। उसके 2 सप्ताह गुजरने के बाद भी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने, मैंने इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अपोजिशन पार्टीज़ को उस बारे में नहीं बताया। अब 2 हफ्ते अब जो कि पार्लियामेंट प्रोरग हो चुकी है, पार्लियामेंट का सत्रावसान पूरा हो चुका है। एक्चुअली पार्लियामेंट क्या होता है, 3 सेशन होते हैं। पार्लियामेंट में 3 सेशन चलते हैं। एक चलता है बजट सेशन, एक चलता है विंटर सेशन, एक चलता है
मानसून सेशन, तो बजट सेशन चलता है आपका जनवरी से लेकर मई तक। उसके बाद आपका चलता है मानसून सेशन चलता है आपका जुलाई और अगस्त में, और एक चलता है विंटर सेशन चलता है आपका नवंबर दिसंबर में। तो अभी जो मानसून सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, जो कि अभी पूरा हो चुका है। मानसून सेशन पूरा होने के बाद भी डिफेंस मिनिस्टर ने अपोजिशन पार्टी को या अपोजिशन लीडर्स को ये नहीं बताया कि इंडिया और चाइना में जो बॉर्डर क्राइसिस चल रहा है, जो सीमा पर जो संकट चल रहा है, उसकी क्या स्थिति है, इसको नहीं बताया। The country still does not know whether the Cabinet Committee on Security, which is the highest authority in the country on matters of national security, has met and discussed the grave border crisis in the past 5 months. हालांकि अब तक हमारी कंट्री या हमारी पब्लिक को ये पता नहीं चला कि जो कैबिनेट कमेटी होती है सिक्योरिटी पर, जो हमारी सुरक्षा पर ये कैबिनेट कमेटी तैयार की जाती है, जो कि क्या होती है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलों पर, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, सबसे ज़्यादा पावर होती है कैबिनेट कमेटी को। जो सुरक्षा पर जो कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है कि वो राष्ट्रीय जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो मुद्दे होते हैं, जो इशू होते हैं, उन पर डिस्कस करे। पूरी अथॉरिटी उनके पास होती कैबिनेट कमेटी के बाद। लेकिन अब तक इंडिया के लोगों को या हम इंडियन पब्लिक को ये नहीं पता चला कि कैबिनेट कमेटी की मीटिंग जो ग्रेव इशू हैं, मतलब अभी जो पिछले 5 महीने से इंडिया और चाइना बॉर्डर के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था बॉर्डर को लेकर, ये इशू डिस्कस हो चुका है। लेकिन इंडियन कंट्री को इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। In contrast, the previous National Democratic Alliance government has conducted official daily briefings during the 1999 Kargil war, and senior ministers were available to answer the meeting questions. इसके ठीक उल्टा जब 1919 में जब एनडीए की गवर्नमेंट थे, उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो उस टाइम पे जब कारगिल वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इसमें क्या था कि जो ऑफिशियल से, जो अधिकारियों से, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या करते थे उस टाइम पे कि पूरे डे बाय डे पूरी इन्फॉर्मेशन लेते थे कि आखिर मैंने जो बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है, डेली क्या स्थिति है, पूरा उसका जायजा लेते थे, पूरी इन्फॉर्मेशन लेते थे। और साथ ही साथ जो मिनिस्टर होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, इनको बोला जाता है कि आप जो भी मीडिया के सवाल हैं, मीडिया के जवाब हैं, उनका आंसर आप दें। मतलब 1999 जब कारगिल वार हुई, तो उस टाइम पे एनडीए की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे राष्ट्रीय गठबंधन की एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट थी। उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन वो क्या करते थे कि 1999 जब कारगिल वार हुई, तो आखिर बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या सिचुएशन कैसी है, तो अधिकारियों को उन्होंने कहा था कि मुझे डेली की रिपोर्ट दो। और जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, आपके होम मिनिस्टर हो गए, इनको ये कहा गया कि मीडिया द्वारा या पब्लिक द्वारा जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं इस स्थिति को लेकर, उसका जवाब आप दें। लेकिन अभी इसका उल्टा हमें सुनने को मिल रहा है। द गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट फॉर नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट वॉज द सरमाइज दैट दीज सेंसिटिव ऑपरेशनल इशू विच कांट बी डिस्कस इन पब्लिक। एक वर्ड है ना, सरमाइज होता है डाउट, संदेह। तो शायद गवर्नमेंट ये आर्गूमेंट दे रही कि वो जो पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन हैं, जो सेंसिटिव इशू हैं, इनको वो पब्लिक में डिस्कस नहीं करना चाह रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सेंसिटिव इशू हैं, ये मुद्दे बड़े संवेदनशील हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनको पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकती है। इस तरह से का डाउट इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, इस तरह का संदेह किया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडिया और चाइना के बीच जो अभी बॉर्डर को लेकर जो क्राइसिस चल रहा है, वो काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इससे पब्लिक में नहीं लाना चाह रही है, पब्लिक में डिस्कस नहीं करना चाह रही। इट होल्ड लिटिल credence going by the operational details shared by top armed force officials in official media briefing। लेकिन एक वर्ड यहाँ पर क्रीडेंस में तो विश्वास, बिलीफ। लेकिन
जो हमारा डाउट है ये और कम हो गया, मतलब हमारा ये डाउट था, वो इल्यूजन था, वो कहीं ना कहीं कम हो, इसलिए हो गया कि जितने भी जो आर्मी की जो टॉप ऑफिसर हैं, जो अधिकारी है, उन्होंने सोशल मीडिया पर इंडिया और चाइना के बीच क्या सिचुएशन है इसका उन्होंने ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन करा है अपने सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि हाँ, इंडिया और चाइना के बीच जो अभी सिचुएशन है, जो बॉर्डर इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन वैसी है। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा डाउट था, जो हमारा जो अनुमान था कि नहीं ये सेंसिटिव इशू है, ये अनुमान हमारा कम हो जाता है, ये डाउट हमारा और कम हो जाता है, मतलब कि ये वास्तव में ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये इशू इतना अभी सेंसिटिव नहीं है कि इसे पब्लिक में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स दैट देयर आर इनफ रिलेवेंट एस्पेक्ट दैट कैन बी मेड पब्लिक विदाउट कंप्रोमाइजिंग मिलिट्री ऑपरेशंस एट नेशनल सिक्योरिटी। एक शब्द रखा है यहाँ पे, रिलेवेंट होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट नेसेसरी। तो इससे इस बात का पता चलता है कि इसमें कई ऐसे इशू हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज़रूरी भी हैं और बहुत आवश्यक, जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। उनको पब्लिक में डिस्कस किया जा सकता है बिना हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर या बिना मिलिट्री की ऑपरेशन के साथ बिना कंप्रोमाइज़ करें, यानी कि हमें राष्ट्र की सुरक्षा के साथ बिना समझौता किए या डिफेंस जो हमारे आर्मी फोर्स के साथ बिना समझौता किए या उनको बिना नुकसान पहुंचाए हम कुछ मुद्दों को, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को, कुछ जो नेसेसरी मुद्दे हैं इंडिया और चाइना बॉर्डर के को लेकर, उसे पब्लिक में डिस्कस कर सकते हैं। मतलब ये उतने सेंसिटिव मुद्दे भी नहीं है कि जिसे पब्लिक में डिस्कस नहीं किया जाए। अ मोर वाइबल आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट स्टांस इज दैट एवरी गवर्नमेंट नीड्स अ फ्री हैंड ड्यूरिंग नेगोशिएशंस एंड मेकिंग इंफॉर्मेशन पब्लिक टाई इट्स हैंड फॉर एनी गिफ्ट एंड टेक ड्यूरिंग पार्लेस। एक वर्ड यहाँ है पार्लेस में होता है डिस्कशन, कन्वर्जेशन, बातचीत या वार्तालाप। अब हो सकता है कि ये आर्गुमेंट ये भी दिया जा सकता है कि जो इस गवर्नमेंट के जो स्टैंड गवर्नमेंट का जो अभी स्टेप है कि हो सके कि गवर्नमेंट को इस मुद्दे को हैंडल करने में या चाइना के साथ नेगोशिएट करने में, वार्तालाप करने में फ्री हैंड चाहिए, मतलब उसे कोई प्रेशर, पब्लिक प्रेशर नहीं चाहिए उसके ऊपर। तो कि हो सकता है कि जो पब्लिक हो सकता है कि पब्लिक इंडियन गवर्नमेंट के जो हाथ हैं उसे और मैं टाइट कर दें, मतलब कि जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट इस इशू को, जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर वाले इशू को, इस बॉर्डर का वाले इशू को अच्छी तरह से डील न कर पाए। कहीं कहीं इंडियन गवर्नमेंट की हाथ बांध न दे। इसलिए हो सकता है कि भारत सरकार क्या है कि इस इशू को पब्लिक में डिस्कस करना ही नहीं चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट्स मे हैव hypothetically wanted to ignore the territory China has engraced in Ladakh after May if it could have a firm commitment from Beijing on delineating the international border। इसका एक अच्छा उदाहरण ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। एक वर्ड रखा है यहाँ पे हाइपोथेटिकली होता है काल्पनिक तौर पर। हाइपोथेसिस ये काल्पनिक तौर पर मैंने इग्नोर कर दे रही कि इंडियन गवर्नमेंट कह दे रही कि नहीं, चाइना ने इंडियन लद्दाख में कोई एंटर नहीं करा है, प्रवेश नहीं करा है, अतिक्रमण नहीं करा है। शायद हो सकता है कि जो बीजिंग है, इनकी चाइना जो हो सकता है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच, जो काफ़ी टाइम से विवादित रहा है, विवाद में रहा है, हो सकता है वो उसे एक्सप्लेन करना चाह रही हो, उस मुद्दे को अभी हो सकता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या हो कि उस मुद्दे को डिटेल में बताने चाह रही हो अब वो समय आ चुका है कि जब इंडिया और चाइना को ग्राउंड लेवल पर अपने बॉर्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उसको मार्क करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए। That would not have been possible had the Prime Minister told the Indian public on June 19 that China now denies India access to more
then 1000 square kilometers of territory in Ladakh, he would be under pressure to publicly ask the military to throw the Chinese out. अब क्योंकि जो कमिट हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने 19 जून को जो इंडियन पब्लिक से ये कहा था कि नहीं, कि चाइना ने लद्दाख में कोई भी एंटर नहीं करा, कोई भी अतिक्रमण नहीं कराया, चाइना की जो मिलिट्री है वो लद्दाख में नहीं पहुंची। हो सकता है ये अब, जबकि चाइना ये क्लेम करता है कि इंडिया का जो एक्सेस है, इंडिया का जो प्रवेश है वो लद्दाख की जो टेरिटरी में 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। यानी कि उनका मैंने चाइना क्लेम कर रही है कि लद्दाख में जो इंडिया सिर्फ 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक ही अपना अपना दावा कर सकती है, उससे ऊपर नहीं। लेकिन हो सकता है कि अब क्या है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पब्लिक क्रिटिसिज्म से बचने के लिए हो सकता है इंडियन मिलिट्री को आगे एज अ मतलब सुरक्षा कवच यूज कर रहे हो। और हो सकता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडियन मिलिट्री का यूज करके इंडियन डिफेंस का यूज करके चाइनीज़ सोल्जर्स जो कि लद्दाख में एंटर हुए हैं उनको बॉर्डर से बाहर निकालने के लिए इंडियन मिलिट्री का यूज कर रही हो। ही रिटेन्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू क्लिंच सच अ हाइपोथेटिकल डील। इसलिए शायद हो सकता है कि जो ये हाइपोथेटिकल डील है, जो मतलब सिर्फ एजम्पशन किया जा रहा है, जो सिर्फ कल्पना की जा रही है कि हाँ इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर क्राइसिस को लेकर डील हो चुकी है, जो सिचुएशन है वो अब सुधर चुकी है। हो सकता है हालांकि ये सिर्फ हाइपोथेटिकली है, न रियल ग्राउंड पर सिचुएशन को स्थिति और कुछ और है। हो सकता है इससे बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट मिलिट्री को अपने आगे खड़ा कर रही हो। हाउएवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट can use public's opinions to strengthen their hand during the negotiations and to avoid making concessions to the other party। हालांकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया में क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, पब्लिक गवर्नमेंट को चुनती है, तो हो सकती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कर सकती है, भारत सरकार क्या कर सकती है, पब्लिक का ओपिनियन लेकर अपने जो हाथ है उनको और स्ट्रॉन्ग कर सकता है और मजबूत कर सकता है। और तथा जो दूसरी पार्टी है, जो सामने वाली पार्टी है, यानी कि अभी यहाँ पे चाइना गवर्नमेंट की बात कर रही है, उसे छूट देने से बच सके, यानी कि उसे ज़्यादा छूट नहीं दे सकती, उसे अवॉइड कर सकती है। पाकिस्तान लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो डिड इट ड्यूरिंग द 1972 शिमला नेगोशिएशंस आफ्टर पाकिस्तानी लॉस इन 1971 बांग्लादेश वार। अब हुआ क्या कि 1971 में जब बांग्लादेश वार हुई, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वार हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश अलग हो गया, तो उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे 1972 में जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम पे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो था, जिसने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि पब्लिक ओपिनियन की हेल्प से उसने अपने जो हैंड है, अपने जो हाथ है वो मजबूत करी थी। तो अभी इनका ये मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट भी इस तरह यही स्ट्रेटेजी अपना सकती है, जो कि 1972 में शिमला समझौते के दौरान वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने फॉलो करा था। नियरेस्ट होम प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी न्यूज़ एक वर्ड अर्थ है यहाँ पे न्यूज़ में होता है टू पुश समवन, किसी को आगे बढ़ाना, आगे भेजना। Opposition parties to hold public protest against plan to send Indian troops to Iraq in 2003 and ideas his deputy LK Advani यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी had agreed to Washington DC. The excuse of adverse public opinions allow Vajpayee to pull back from Advani assurance to the Americans। अब इस तरह की स्ट्रेटेजी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2003 के टाइम पे इंडिया में अपनाई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या करा था कि जो अपोजिशन पार्टी है हमारी, उसको आगे खड़ा कर दिया था
कि तुम जो पब्लिक प्रोटेस्ट है, पब्लिक का जो प्रोटेस्ट था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि क्योंकि अमेरिका और अमेरिका और इराक का कन्फ्लिक्ट काफ़ी पहले से चलता है, तो उस कन्फ्लिक्ट को उस स्ट्रगल को डील करने के लिए अमेरिका ने इंडियन गवर्नमेंट को ये कहा था कि हमें अपनी आर्मी फोर्स दो, कि हमें तुम्हारी आर्मी कुछ इंडियन ट्रूप्स इराक में भेज दो। इराक और अमेरिका के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उसको हैंडल करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से मिलिट्री हेल्प मांगी थी। तो उस टाइम पे लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी नहीं भेजना चाहते थे इंडियन मिलिट्री को वहाँ। तो इन्होंने एक एक्सक्यूज ये बनाया कि इन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ को क्या करा कि जो हमारी पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उनको पब्लिक प्रोटेस्ट का फेस बना दिया, कि आप पब्लिक जो विरोध कर रही है कि नहीं, कि इंडियन मिलिट्री को इराक में नहीं भेजना चाहिए, तो इसका जो प्रोटेस्ट कर रही थी पब्लिक, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपोजिशन पार्टी को इसका फ्रेश चेहरा बना दिया। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी के जो डेप्यूटी मीन्स होता है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, जो अटल बिहारी वाजपेयी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वाशिंगटन में, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने तो अमेरिकन गवर्नमेंट को ये विश्वास दिला दिया था कि हाँ, हम अपनी जो मिलिट्री फोर्स है वो आपकी हेल्प के लिए इराक में भेज देंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी नहीं चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने क्या करा कि आडवाणी का जो एश्योरेंस है, आडवाणी का जो विश्वास आडवाणी ने लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से अमेरिकन गवर्नमेंट को दिया था, इसको वापस लेने के लिए इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को ये कहा कि हमारी जो पब्लिक है वो नहीं मान रही है, कि पब्लिक का जो ओपिनियन है इस बात को लेकर वो उसके खिलाफ है, तो इसलिए हम अपनी मिलिट्री फोर्स इराक में नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भारतीय पब्लिक है, जो भारतीय जनता है वो नहीं चाहती है भारतीय सुरक्षा बलों को इराक में, मैंने इंडियन जो पब्लिक है वो जो भारतीय सुरक्षा बलों को इराक में नहीं भेजना चाहती है। इसलिए हम अपना जो स्टेटमेंट है, जो आडवाणी ने जो एश्योरेंस दिलाया था अमेरिकन्स को, उसको वापस लेते हैं। वांटेड ऑफिशियल्स इंफॉर्मेशंस, अब हमारी पब्लिक क्या चाहती है, कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन चाहती है कि इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर कैसे चल रहा है, जो मतभेद चल रहा है बॉर्डर को लेकर, इस पर जो आधिकारिक सूचना क्या है उसकी तलाश में देखते हैं। कैसे द लैक ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइसिस हैज़ बीन डैमेजिंग द अदर वेज टू। अब क्या कि इंडियन पब्लिक को कोई आधिकारिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना नहीं मिल पा रही है कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर जो क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इससे क्या हो रहा है कि ये मैंने और भी तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अन्य वेज को जो अन्य तरीके हो सकते हैं इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, उन तरीकों को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की कमी के कारण। Not only are people uninformed, they are also misinformed by the gung-ho, jingoistic, hyper-nationalistic commentators and journalists who have hyped up the Indian military and diplomatic capacity. अब इंडियन पब्लिक को कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। इससे क्या हो रहा है कि इंडियन पब्लिक को इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पा रही, इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि इंडियन पब्लिक को कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है। गलत इन्फॉर्मेशन इंडियन पब्लिक में गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है कई मीडिया द्वारा। जैसे क्या हो रहा है कि जैसे गोंग हो जिंगोइस्टिक एक वर्ड है। गोंग हो मीन्स होता है कि मतलब एंथुजियाज्म, मतलब उत्साहित पूर्वक, और एक जिंगोइस्टिक मीन्स होता है बिगॉट नेशनलिस्ट, मतलब कट्टर राष्ट्रवादी। हाइपर नेशनलिस्ट मतलब वही बिगॉट नेशनलिस्ट इसे कह सकते हम। तो इससे क्या हो रहा है कि इंडियन पब्लिक में क्या हो रहा है कि एक कट्टर राष्ट्रवाद की भावना, एक जिंगोइज्म की भावना जनरेट हो रही है चाइनीज के प्रति। क्योंकि कई जो जर्नलिस्ट हैं, कई जो मीडियाज हैं, वो क्या कर रही है कि
इंडियन मिलिट्री को हाइप अप कर दी, मतलब कि उसको और ज़्यादा इंड्यूस कर रही है, उकसा रही है। इंडियन मिलिट्री और जो डिप्लोमेटिक कैपेसिटी है भारत की, जो कूटनैतिक जो क्षमता है भारत की डील किसी भी सेंसिटिव इशू को डील करने के लिए, इनको कहीं ना कहीं और ज़्यादा उत्साह दे रही है और ज़्यादा प्रेरित कर दे रही है। कई जर्नलिस्ट और कई मीडियाज़ कई न्यूज़ चैनल क्या कर दे रहे हैं कि इंडियन मिलिट्री को बहुत ऊपर उठा दे रही है। कई मीडिया क्या कर रही है, जो इंडियन डिप्लोमेसी है, इनकी जो डिप्लोमेटिक कैपेसिटी है इंडिया की, उसको और ज़्यादा ऊपर उठा दे रही है, जितनी की है नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि इंडियन पब्लिक में चाइना के प्रति मतलब एक बहुत बड़ा एक हेट जनरेट हो जा रहा है। इंडिया में कहीं ना कहीं एक कट्टर राष्ट्रवाद जनरेट हो जा रहा है। Their desires to believe the most exaggerated visions of events showing India's in greater lights has put more pressure on the muscular government, which can't afford to be seen weak. इस तरह से क्या हो रहा है कि जो इंडियन पब्लिक की डिजायर है कि वो इंडिया को एक टॉप लेवल पर देखे कि हाँ इंडिया क्या है कि इंडिया महान है। भारत चाहे वो मिलिट्री तौर पर हो चाहे डिप्लोमेटिक तौर पर, इंडिया को बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव किया जा रहा है, बहुत बढ़ा दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट पर ये दबाव पड़ रहा है कि जो अपनी जो वीकनेस है उसको छुपा रही हो। मतलब अगर इंडियन मतलब हम ऐसा पब्लिक में ये इन्फॉर्मेशन दे दी जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मिलिट्री है, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री क्या कर रही है कि चाइना और इंडिया के बीच जो बॉर्डर कैसे चल रहा है, जो गतिरोध वहाँ पे चल रहा है, वो अच्छी तरह से इंडियन गवर्नमेंट ही डील कर रही है, जबकि वो नहीं कर रही है। तो भारत सरकार क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट पर ये प्रेशर है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये प्रेशर है कि वो अपनी जो वीकनेस है, जबकि वो हैंडल नहीं कर पा रही है, तो जो हैंडल न कर पाने की जो कमजोरी है उसे कहीं ना कहीं छुपा दे रही है, क्योंकि वो उस वीकनेस को प्रदर्शित नहीं कर सकती है, नहीं बता सकती है इंडियन पब्लिक को। The gravest warning of keeping the people in the dark comes from the neighbors in Pakistan on the days its armed force surrenders to India in Dhaka on December 1991. The Pakistani media was running reports of a glorious military win. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि लोगों पब्लिक को अंधेरे में रखा जा रहा है, पब्लिक को जो वास्तविक इन्फॉर्मेशन है, जो रियल इन्फॉर्मेशन है, उससे अंधकार में रखा जा रहा है। इसका सबसे जो ग्रेटेस्ट एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है, क्योंकि जब 1971 में दिसंबर 1972 में जब इंडिया और पाकिस्तान वार हुई थी, जिसका परिणाम ये था कि बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से, तो उस टाइम पे जो पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान की मीडिया ने क्या करा कि वहाँ की पब्लिक में ये बात फैला दी कि ये उनकी जो मीडिया की एक बहुत बड़ी जीत है, उनकी जो आर्मी की है, उनकी जो मिलिट्री की है, बहुत बड़ी जीत है 1972 में, दिसंबर 1972। जबकि उस टाइम पे हुआ था कि वहाँ की पाकिस्तान की 1972 दिसंबर 1972 में पाकिस्तान की आर्मी फोर्स ने इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया था, अपने आप को सरेंडर कर दिया था। लेकिन सरेंडर करने के बाद पाकिस्तान मीडिया पाकिस्तान के पब्लिक को ये बता रही थी कि ये पाकिस्तान मिलिट्री की बहुत बड़ी जीत है, जबकि यानी कि वो अफवाह फैला रही थी, झूठ जो अफवाह यानी कि रूमर फैला रही थी पाकिस्तानी पब्लिक के बीच कि पाकिस्तान की मिलिट्री जीत चुकी है, जबकि वहाँ पाकिस्तान मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया था। तो इस तरह का सिचुएशन, इस तरह की कंडीशन हमें अब इंडियन मीडिया में देखने को मिल रही है प्रेजेंट करंट सिचुएशन में। A more honest dissemination of information prevents such situations from developing, which can have damaging consequences for the country going forward. इस तरह अगर हम जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, अगर इसे हम ऑनेस्ट रूप से पब्लिक में एक वर्ड रखा है पर डिससेमिनेशन होता है ब्रॉडकास्ट करना, प्रसारित करना। तो अगर हम जो सही अगर जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन अगर हम
पब्लिक को अगर पहुंचाएं तो इससे क्या हो सकता है कि जो कंट्री जो विकसित हो रही है तो उसकी तो उसे जो यहाँ पे जो डैमेज जो ऐसे इन्फॉर्मेशन जो हमारे डेवलपमेंट को, हमारे विकास को कहीं कहीं नुकसान पहुँचा सकती है, उससे हम बच सकते हैं। कि यानी कि सब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, उसको अगर वो मीडिया के तौर पर बिल्कुल पब्लिक तक पहुंचाए, इससे क्या हो जाएगा कि पब्लिक में क्या होगा कि एक सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाएगी, जिससे क्या होगा कि हम जो डैमेज हो सकता है अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन से पब्लिक में जो गलत सूचनाओं के पहुंचने से जो नुकसान हो सकता है देश को, कंट्री को, उसके विकास के लिए, उससे हम रोक सकते हैं। इंडिया इज फेसिंग अ ग्रेव क्राइसिस ऑन इट्स बॉर्डर्स विच शो नो साइंस ऑफ एंडिंग। अब इंडिया अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या कि अपने बॉर्डर्स पर, अपने सीमाओं पर, चाहे वो इंडियन चाइना बॉर्डर हो, चाहे वो इंडिया पाक बॉर्डर हो, इस पर अभी एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। और ये ऐसे और इनके एंड होने का कोई साइन हमें अभी तक दिखने को नहीं मिल रहा है। इन क्राइसिस के, इन संकट के एंड होने का अब तक हमें कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है। As an issue in the middle of the raging novel coronavirus pandemic and plummeting economy, it need a whole of government's approach directly under the visual leadership of the Prime Minister. अब अभी क्या चल रहा है कि एक बड़ा यहाँ पे आया पांडेमिक होता है महामारी। अभी क्या है कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस महामारी चल रही है। इस दौर पर ऊपर से क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस दौर पर, इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को एकजुट होकर प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में इस तरह के क्राइसिस को, जो बॉर्डर क्राइसिस चल रहा है, इसको हैंडल करना चाहिए। ये मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट को जो बॉर्डर क्राइसिस है इंडिया और चाइना के बीच हो, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो, इनको हैंडल करने के लिए, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, हैंडल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इस डिस्कशन को, इस डील को प्राइम मिनिस्टर को सुपरवाइज करना चाहिए। बट द गवर्नमेंट सीम्स शाई ऑफ टेकिंग ऑनरशिप ऑफ द क्राइसिस, इंस्टीड प्लेसिंग द आर्म्ड फोर्स एज द पब्लिक फेस ऑफ द चैलेंज। लेकिन इसके बावजूद, इसके बजाय कि इंडियन गवर्नमेंट को खुद आगे आना चाहिए इस तरह की क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस क्राइसिस से बचने के लिए, कि अपने आप को इस क्राइसिस से बचाने के लिए क्या कर रही है कि जो भारत की जो आर्मी फोर्स है, भारत की जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा बलों को आगे खड़ा कर दे रही कि हाँ, ये जो मामला है इंडिया और चाइना बॉर्डर के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो मामला है, ये भारतीय जो सुरक्षा बल का मामला है। सो इसलिए इनको डील करने के लिए दे दिया, जबकि ये गलत है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको डील करना चाहिए खुद। हैविंग द यूनिफॉर्म एंड a salary to avoid democratic accountability may be politically profitable for the government, but it carries the risk of aggravating the crisis and hurting India. अतः इस तरह से जो भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, जिससे कुछ पब्लिक के प्रति कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है, कुछ जवाबदेही होती है। हालांकि इससे अभी हमारी गवर्नमेंट क्या इस अकाउंटेबिलिटी से बच रही है। शायद इससे क्या कर सकती, इससे इस मामले को, इस क्राइसिस को वो इंडियन मिलिट्री को देकर वो शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट को पॉलिटिकली इसका कुछ फ़ायदा मिले, कि राजनीतिक तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये रिस्क, ये क्या कर सकता है कि जो क्राइसिस को और ज़्यादा एग्रावेट कर सकता है। और एक वर्ड आता है एग्रावेट होता है और बढ़ाना, इस क्राइसिस को और भी रूइन कर सकता है और भी बिगाड़ सकता है
और जो क्या कर सकता है कि इंडिया को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर सकता है, बहुत बुरी तरह से भारत को चोट पहुंचा सकता है, कि जिससे कि अगर ये इसे कहने का मतलब है कि अगर अभी भारत सरकार इस मामले से अपने आप को बचा रही हो, मिलिट्री को आगे खड़ा करके, इंडियन मिलिट्री को आगे खड़ा करके, हो सकता है कि पॉलिटिकली ये इंडियन गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिटिकली इसका फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन ये भारत को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है और इस क्राइसिस को और भी बिगाड़ सकता है, और भी बिगाड़ सकता है. So this editorial is written by Sushant Singh, who is a journalist and also a former Indian Army officer. So this was the Hindi interpretations of this article which I have tried. I hope you will have enjoyed these articles, and if you like this, please share, comment and subscribe. Thank you.